इंडिया में हर साल 100 से भी ज्यादा फोन लॉन्च होते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि वो सभी फोन बेस्ट ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कुछ फोन इतने बुरे हो कि आपको उनसे दूर ही रहना चाहिए। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि उन फोन्स के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। जैसे कि तुम जिन भी टॉप टेक क्रिएटर्स को देखते हो, उनके ऑलमोस्ट सभी ही वीडियोस कोलैब होते हैं, यानी कि कंपनीज के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अपने वीडियोस के अंदर वो जिन भी फोन्स के बारे में बात करेंगे वो उन फोन्स के बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं। एंड इसका एक और मतलब ये भी हो सकता है कि वो उन कंपनीज के बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकते। एंड इसकी वजह से ये क्रिएटर्स जिन भी कंपनीज के साथ कोलैब करते हैं वो उनके खराब फोन को रिव्यू ही नहीं करते। एंड एज अ रिजल्ट इंटरनेट पर तुम्हें सिर्फ वही फोन दिखते हैं जो कंपनी चाहती है कि तुम देखो, एंड जो असल में खराब फोन होते हैं वो कहीं दब के रह जाते हैं एंड तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं चलता। तो आज के वीडियो में हम इसी साइलेंस को ब्रेक करते हुए 2024 में लॉन्च हुए ऐसे 4 फोन के बारे में बात करेंगे जो इतने खराब है कि आपको उनसे दूर ही रहना चाहिए। एंड इस दिवाली पर इन पर पैसा ना ही लगाओ तो अच्छा है। अब हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला फोन जिससे आपको दूर रहना चाहिए वो है Oppo Reno 12 Pro। अब देखो ये फोन सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि जब ये फोन लॉन्च हुआ था तब इस फोन के अंदर जो AI फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे वो इस प्राइस रेंज के अंदर दूसरा कोई फोन दे ही नहीं रहा था। एंड इसकी वजह से ऑडियंस के बीच इसकी हाइप भी बहुत ज्यादा थी एंड लोग इसकी AI फीचर से बहुत ज्यादा फैसिनेट भी हुए थे। अब इसके अंदर इतनी ज्यादा अच्छी बातें हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि ये फोन हमारी इस लिस्ट के अंदर है? तो इसका रीजन ये है कि ये फोन मार्केटिंग की देन है, क्योंकि जब ये फोन लॉन्च हुआ था तब इसका प्रमोशन बहुत जोरों शोरों से किया गया था। एंड हाँ, इसके अंदर जो AI फीचर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बट अगर आपको अपने फोन को लंबे समय तक यूज करना है तो उसके लिए AI फीचर जरूरी नहीं है। उसके लिए एक अच्छा कैमरा, एक अच्छी डिस्प्ले एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक अच्छा प्रोसेसर जरूरी है, जो कि इसके अंदर मिसिंग है। क्योंकि 32,000 पे करने के बाद भी इसके अंदर आपको वो प्रोसेसर मिल रहा है जो कि एक 15,000 के फोन के अंदर मिलता है। एंड इसका प्रोसेसर एक लौता रीजन नहीं है जिसकी वजह से ये फोन इतना ज्यादा खराब बन जाता है, बट इसकी प्राइस है। क्योंकि अगर आप इसके अंदर 32,000 पे कर रहे हैं या फिर Amazon के ऊपर ये जितनी भी प्राइस के अंदर ये मिल रहा है उतना ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर ही नहीं पाता है, तो इसीलिए ये फोन खरीदने लायक नहीं है। एंड मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जैसे जैसे हम लिस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये फोन खराब होते जाएंगे। तो इसीलिए अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये इतना ज्यादा खराब पॉइंट नहीं था इस फोन को डिच करने के लिए, तो तुम नेक्स्ट फोन को देखो। तो हमारा जो नेक्स्ट फोन है वो उसकी मार्केटिंग की वजह से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ मार्केटिंग की वजह से वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो मैं बात कर रहा हूं Oppo F27 Pro Plus की। तो ये इंडिया का पहला फोन था जिसके अंदर आपको IP69 का प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा था। एंड इसके ऊपर जो उन्होंने मार्केटिंग की है, लाइक लिटरली लोग इसे उबलते पानी के अंदर डाल रहे थे, इसके ऊपर बाइक चला रहे थे, इसके ऊपर कार चला रहे थे, इसके ऊपर रोलर कोस्टर चला रहे थे। एंड इसे ऐसे मार्केट किया जा रहा था कि ये इंडिया का सबसे ज्यादा ड्यूरेबल फोन है, जो कि सॉर्ट ऑफ सही भी है, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा। पर मैंने अपने रिव्यू के अंदर जो चीज बोली थी वही सेम चीज मैं यहां पर दोहराना चाहूंगा कि ये एक फैक्टर काफी नहीं है कि ये फोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि अगर हम इस एक फैक्टर को इस फोन से रिमूव कर दे तो इस फोन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आपको इस फोन की तरफ अट्रैक्ट कर सके। जैसे कि इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज्यादा मीडियोकर है, इसके कैमरास भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, एंड UI के अंदर भी बहुत ही ज्यादा ब्लोटवेयर भरे पड़े हुए हैं। एंड इस पॉइंट पर ये Oppo Reno 12 की ही तरह है, क्योंकि यहां पर भी आपको सेम टू सेम चीज करके दी गई है कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए एक चीज दे दी जाएगी, पर असल में वो चीज आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, बट इस फोन की जो असल कमियां हैं उसे छुपाने के लिए दी जाती है। अब मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम जैसे जैसे लिस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे फोन और भी ज्यादा खराब होते जाएंगे। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने वो क्यों कहा था, क्योंकि जिस फोन के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं उस फोन को खरीदने के बाद मेरे साथ धोखा हो गया था। अब देखो, सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जिसकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा है एंड वो लोकल्स तक पहुंची हुई है। अगर तुम अपने ही घर के अंदर अपने बड़े भैया या फिर पापा से पूछोगे कि मुझे नया फोन लेना है तो कौन सा लेना चाहिए, तो तुम्हें वो यही कहेंगे कि कंपनी का फोन लेना चाहिए। एंड उनके मन में कंपनी मतलब रिलायबिलिटी, एंड रिलायबिलिटी यानी कि सैमसंग। एंड आई नो कि तुम्हारे साथ भी कहीं ना कहीं ये चीज हुई होगी, एंड ये चीज मेरे साथ भी हुई थी। एंड एक लंबे समय तक मेरे भी मन में यही था कि सैमसंग बहुत ही बढ़िया कंपनी है एंड उसके फोन बहुत ही ज्यादा बढ़िया आते हैं, जब तक मेरे साथ ये इंसिडेंट नहीं हुआ। तो हुआ यूं कि मेरे ही एक टीम मेंबर को एक नया फोन लेना था, तो उसने मुझे पूछा कि मुझे एक नया फोन लेना है, कौन सा लूं? तो मैंने उसे बता दिया कि सैमसंग का नया A35 आया है, वही ले लो। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है मैं ले लेता हूं। एंड उसके बाद उसने वो फोन ले लिया। एंड उसके बाद जो उसने मुझे गालियां दी है, क्योंकि हमारा टीम मेंबर सिर्फ 2 ही दिनों के अंदर उस फोन से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि सबसे पहले तो उसे उस फोन के अंदर बहुत ज्यादा हीटिंग इश्यू देखने को मिल रहा था, उसकी परफॉर्मेंस भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, उसके अंदर उसे लेग भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। एंड एक ऐसी चीज थी जिसने उसे डरा दिया था, क्योंकि जब उसने A35 के अंदर फिंगरप्रिंट को इंसर्ट किया तो वो किसी के भी हाथ से खुल जा रहा था, लाइक लिटरली कोई भी उसे खोल रहा था एंड वो खुल जा रहा था। तो यहाँ पर उसकी प्राइवेसी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। इसके अलावा भी काफी सारे प्रॉब्लम्स थे जो वो फेस कर
कर रहा था, जैसे कि 31,000 पे करने के बाद भी इसका यूआई आपको क्लीन देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, मैंने जब इसे खरीदा था तब इसकी प्राइस 31,000 रुपए थी। तो इसी वजह से आपको इस फोन से दूर ही रहना चाहिए। एंड इससे तो मेरा पर्सनल ग्रज है, तो मैं तो मना ही करूंगा, इस फोन को खरीदो ही मत। अब देखो, कुछ फोन को देखकर लगता है कि इस फोन को नहीं खरीदना चाहिए, एंड ये काफी सी आम स्टेटमेंट है। पर कुछ फोन ऐसे होते हैं जिसको देखकर लगता है कि ये फोन एग्जिस्ट ही क्यों करता है, इस फोन को बनाया ही क्यों गया। एंड एक ऐसा ही फोन मेरे हाथ में आया जिसको देखकर मुझे लगा कि ये फोन एग्जिस्ट ही क्यों करता है, इसे बनाया ही क्यों गया। एंड मेरा सबसे पहला थॉट यही था कि जिस भी फैक्ट्री के अंदर इसे बनाया गया है, इसे उसी फैक्ट्री के अंदर वापस भेज दो। तो देखो, ये फोन हमारी लिस्ट में सबसे ज्यादा टॉप पर है। एंड इसका गुना ये है कि ये फोन किसी और फोन जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। एंड एक बार को हम ये भी मान लेते कि अगर वो किसी और कंपनी की तरह बनने की कोशिश कर रहा होता तो हम उसे एक्सेप्ट कर भी लेते, पर ये अपनी ही कंपनी के अंदर अपनी ही सीरीज जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वीवो की वी सीरीज के अंदर वीवो E40 एक बहुत बड़ा नाम है, लोग इसकी सराहना करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया फोन है, उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। पर ये जो फोन है वो उसकी सस्ती कॉपी बनने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कस्टमर्स के लिए है, क्योंकि देखो, जो लोग इंटरनेट पर है एंड मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें तो ये पता चल ही जाएगा कि ये फोन खराब है एंड इसे खरीदना नहीं चाहिए। बट जो लोग इंटरनेट पर नहीं है, जो कि सीधा ऑफलाइन मार्केट से फोन खरीदते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता। क्योंकि अगर आप किसी भी ऑफलाइन स्टोर पर जाते हैं तो वहां पर एक ब्रोकर होता है जिसका मेन रीजन होता है कि आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड का फोन बेचना, एंड इसका उसे कमीशन मिलता है एंड उसी से वो पैसे कमाता है। तो वो ये नहीं देखेगा कि वो फोन आपके लिए अच्छा होगा या फिर नहीं, उसे बस अपने कमीशन से ही मतलब है। एंड इस कमीशन के लिए वो आपको कैसा भी फोन बेच देगा। तो इसलिए आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा फोन अच्छा है एंड कौन सा फोन खराब है। तो अगर आपको जानना है कि ये फोन कितना ज्यादा खराब है, उसका डिटेल रिव्यू मैंने दिया है, तुम यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। बाकी मैं बोलता हूँ तुम्हें एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।